नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का नई दिल्ली में लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। कहा यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की गरिमा का प्रतीक। केदारनाथ उपचुनाव का रण। स्टार प्रचारकों के होंगे तूफानी दौरे। सीएम से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की होगी जनसभाएं। कांग्रेस ने भी कसी कमर। रुड़की पहुंची 3 सदस्यीय जांच समिति की टीम। निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने का मामला जल्द उच्च स्तरीय अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। लोहाघाट डिपो की रोडवेज का ब्रेक फेल। चालक की सूझबूझ से 28 लोगों की बची जान। हाल ही में अल्मोड़ा में बस के खाई में गिरने से हुई थी 36 लोगों की मौत। और उधम सिंह नगर में 85 लाख कीमत की स्मैक बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एएनटीएफ की कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। इस भव्य उत्तराखंड निवास का निर्माण लगभग 120 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के मार्चोला बस दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवार के लोगों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हम सब उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। उत्तराखंड निवास में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तराखंड की अद्वितीय कला की छाप उत्तराखंड निवास संजोए हुए है। लेखक गांव का निर्माण एक प्रयोग है जिसका उद्देश्य लेखकों को ऐसा स्थान उपलब्ध करवाना है जहां पर वो शांत मन से प्रकृति की गोद में रहकर अपनी रचनाओं को धरातल पर उतार सकें और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लेखक गांव में रहकर सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सके। लेखक गांव के निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और इसका अगला चरण निर्माणाधीन है। भूमि उत्तराखंड में देश का पहला लेखक गांव बना है और जो 5 दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का उत्सव हो रहा है, जिसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के लोग तो यहीं पर रहे हैं और जो किसी न किसी रूप में जुड़े हैं वो 65 देश से भी अधिक देशों के लोग जुड़े हैं। हिंदुस्तान के हर प्रांत से विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, विचारक, चिंतक सब इस धरती पर आए हैं और मुझे खुशी है कि लेखक गांव को लेकर के लोगों में बहुत न केवल उत्साह है बल्कि सृजन स्थल पर आकर लोग खड़े होकर के कुछ काम भी करना चाहते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 275 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम के द्वारा पुलभट्टा थाने में दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर की पुलिस पुलभट्टा थाना की और एसटीएफ की मदद से 2 तस्कर बीरपाल और शेर सिंह, इन दोनों को कल गिरफ्तार किया गया। इनसे 273 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 85 लाख रुपए है। बहुत दिनों से इनकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऐसे 2 लड़के हैं जो बरेली के रहने वाले हैं और उधम सिंह नगर में कई स्थानों पर ये स्मैक बेचते हैं। पुलिस को इसकी सूचना थी, लेकिन कल एसटीएफ के द्वारा इसकी पुष्ट सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बरेली रोड में इन दोनों को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट ने खनन वाहनों में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने से संबंधित दिशा निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन नहीं होने की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन आयुक्त को वर्चुअली पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने उन्हें उस दौरान दिशा निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई पर शपथ पत्र पेश करने को भी कहा। मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की गई है। न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ में गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के सचिव इंदर नयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान परिवहन आयुक्त की ओर से इस संबंध में जारी सर्कुलर पेश किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे नैनीताल से हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। विनोद, परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए हैं, वर्चुअली पेश होने के निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट ने, और क्या टिप्पणी की है इस पूरे मामले में? बता दें, पूरा मामला हाईकोर्ट में खनन वाहनों में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने से संबंधित दिशा निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन नहीं होने की जो अवमानना याचिका पर थी, उस पर सुनवाई के जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता नैनीताल से विनोद कुमार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनोद, परिवहन आयुक्त को वर्चुअली पेश होने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं और क्या टिप्पणी की है उनको वर्चुअली पेश होने के निर्देश देते हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई है इसमें तत्काल जो संज्ञान लिया गया हाईकोर्ट ने, इसमें तुरंत उन्होंने परिवहन आयुक्त को आदेश किया है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी पूरी कार्य प्रणाली हमको बताएं कि किस तरह से घटना हुई, क्यों आप यहाँ पर असफल रहे हैं और किस तरह से इन बसों में अधिक सवारियां लाई जा रही है। तो ये क्या विभाग किस तरह की कर रही है, इनको जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश होकर अपने पूरे बयान दर्ज करने हैं और उन्होंने पूरी वहाँ की जो रूपरेखाएं हैं उनको सामने रखना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त को वर्चुअली पेश होने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि विभाग की तरफ से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके बारे में वो जानकारी देते हुए एक शपथ पत्र भी पेश करें। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में नगर निगम की ओर से मीट मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद नगर निगम और सरकार को 4 महीने के भीतर मीट की दुकानों को विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी विजयपाल सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि वो 1960 से उस जगह पर मीट का कारोबार करते आए हैं। नगर निगम की ओर से उन्हें मीट कारोबार के लिए इसका लाइसेंस दिया हुआ है। याचिका में कहा गया है कि हल्द्वानी जब नगरपालिका थी तो उस समय नगरपालिका ने 2 मीट मार्केट चोर गलियां और रामपुर रोड पर बनाई थी, जिसका संचालन नगरपालिका करती थी। नगर निगम बनने से इस स्थान पर निगम की ओर से पक्की दुकानें बनाकर दूसरों को दे दी गईं। इसके बाद मीट कारोबारियों को मंगल पड़ाव शिफ्ट कर दिया गया। तब से वो इस जगह पर मीट का कारोबार करते आ रहे हैं। रामनगर में आज दोपहर ग्राम चोरपानी के पास एक ई रिक्शा पलटने से उसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी में सामने आया कि इस दुर्घटना में भी ओवरलोडिंग मुख्य वजह रही। 6 लोग घायल हुए हैं और ई रिक्शा में 4 लोग बिठाए जाते हैं और ओवरलोड की वजह से रिक्शा पलट रखा है। रिक्शा पलटने के बाद जो चालक जो चला रहा था वो वहाँ से भाग गया और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसने देखा भी नहीं, वो भी भाग के उन्होंने मरीज को उठाया नहीं। वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ से उठा के इनको हॉस्पिटल में लेके आए। स्थानीय लोग लेके आए तो उनकी जब एक्सरे हो रहा था तो यहाँ के जो एक्सरे कर रहे हैं वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वो नहीं है, जिसमें एक्सरे की स्क्रीन आती है वो नहीं है, फिल्म नहीं है। वो कह रहे थे कि इसको आप मोबाइल में खींच लीजिए और माननीय हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी नहीं है। उधम सिंह नगर जनपद के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की घटना सामने आई है। पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहला मामला गदरपुर थाना क्षेत्र का है। यहां पिपलिया नंबर 1 की रहने वाली अनीता पत्नी राजेंद्र विश्वास ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दूसरा मामला पुलभट्टा थाना क्षेत्र के अली नगर का है। यहां पर 23 वर्षीय युवक वाहिद अली पुत्र अब्बास अली के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की गई। बताया जा रहा है कि वाहिद अली पुलभट्टा के अलीपुर में अपनी दीदी के घर रहकर टेलर का काम करता था।
ये एक प्रकरण जो है थाना पुलबट्टा चौकी बड़ा क्षेत्र में है, जहाँ पे एक युवक के द्वारा फांसी लगाई गई है। उसमें जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, परिजनों से भी इस घटना के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं प्रकरण में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर गदरपुर थाना क्षेत्र में भी गदरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या की गई है। इस महिला के भी जो घटना के कारण हैं उनकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। फिलहाल बॉडी का पंचायतनामा भरा जा रहा है, इसके बाद इसमें पीएम कराया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि इसकी जो विवाह वो महिला के 10 वर्ष के करीब हो चुके हैं और बाकी इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? अभी फिलहाल इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, बाकी हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। अल्मोड़ा में हुई भीषण बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत के मुंह में समा गए, 27 लोग घायल हुए हैं। जांच में सामने आया कि अगर डेंजर जोन में क्रश बैरियर लगा होता तो शायद 36 लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में खतरनाक मोड़ों और डेंजर जोन में क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया है। इनमें कई जगह ऐसी हैं जहां पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। डेंजर जोन में चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं और इसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ में थोड़ा ओवरलोडिंग की भी समस्या रहती है और उसके अलावा कुछ स्थान ऐसे हैं हमारे अधिकांश जगहों में तो क्रैश बैरियर लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ डेंजर जोन ऐसे हैं कि वहाँ पर क्रैश बैरियर न होने की वजह से बार बार दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। हमारी तो लोक निर्माण विभाग से और जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनसे अपील करते हैं कि वहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए जाएँ ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। और साथ ही साथ प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है ओवरलोडिंग को भी रोका जाए, क्योंकि परसों जो अल्मोड़ा में ये दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई उसका एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग का भी रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में धोबी समाज के लोगों ने धोबी घाट कब्जाने का आरोप लगाते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि एडवोकेट मोहम्मद मुबशीर ने यह बताया कि नहर किनारे आज़ादी से पहले का धोबी घाट बना हुआ है। इसमें कई परिवार कपड़े धोने और सुखाने का काम करते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन वहां कुछ लोग जबरन 3 शेड लगाना चाहते हैं, जिसके कारण वहां कपड़े सुखाने में परेशानी हो रही है। समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये सब आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये सब हमारे जो मोहल्ला सोत में धोबी घाट है, ये सब लोग वहां से आए हैं और आज से नहीं, आजादी से पहले से ये सब लोग वहां पर अपना काम करते आ रहे हैं। लेकिन वहां भी कुछ लोगों द्वारा ये सूचना मिली ना, इनके पास है कि वहां पर टीन शेड का काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को वहां पर टीन शेड की आवश्यकता नहीं है। सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर वहां टीन शेड डल जाएगा, ये कपड़े कहाँ धोंगे और कपड़े सुखाएंगे कैसे? धूप की वैसे ही दिक्कत हो जाएगी, छोटा एरिया है और मुद्दतों से यहाँ करते आ रहे हैं। अगर वहाँ टीन शेड डलेगा, इनका तो रोजगार सब तो खत्म हो जाएगा। तो इसी उसमें और ये वहाँ पे आजादी से, जब से आजाद हुआ भारत, जब से वहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम ये सब लोग करते आ रहे हैं, तो वो तो उस चीज का उल्लंघन हो जाएगा। विधायक साहब अपने उससे डलवा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी बात हुई थी तो विधायक साहब ने कहा हमने रुकवा दिया, लेकिन आज भी वहाँ पर ठेकेदार लोग पहुंच गए काम करने के लिए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इन्होंने वहां से भगाया। हम आज एसडीएम साहब के पास आए हैं ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। देखिए, ये हमारा समाज है, बहुत गरीब समाज है और हमारे जो के है वकील साहब इनके साथ में आए और साहब को ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इसमें हम जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हमारा ये जो कम से कम 200 साल से जो बता रहे हैं, हमारी बड़े पहले से ही काम करते चले आ रहे हैं, तो सबका यही है डिमांड के भाई वहां से कोई 3 सेट की आवश्यकता नहीं है किसी की, और इनका धोबी घाट जुगा तू बरकरार रहना चाहिए, बस धोबी घाट ही चाहिए ना, सर्दी में इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
खटीमा क्षेत्र के झनकैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर पर ब्रिटिश काल में बना पुल क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन संबंधित प्रशासन है कि उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। दरअसल ये पुल ब्रिटिश काल में बना हुआ था, लेकिन अब इसकी हालत काफ़ी जर्जर है। बावजूद इसके इस तरफ कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि स्थानीय निवासियों का इस पर यह भी कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, जितनी भी राज्य योजना उन सभी स्टेट हाईवे पे जो भी पुल हैं उनको बी क्लास लोडिंग से ए क्लास लोडिंग में बनाया जाना है। उसी के अंतर्गत इसकी जो DPR है वो गठित की जा रही है। तो इसकी PPR जो है डिज़ाइन सेल को चली गई है और PPR जैसे ही पास होगी तो इसकी DPR गठित करके शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से मैं ये कहूँगा कि बीच में दूरसंचार विभाग वालों ने अपनी जो है तारें डाली थी, तो उसके दोनों साइड में जो है उन्हें मोटी जो है दीवार बना दी है कंक्रीट की, जिससे पुल की पानी की निकासी भी जो है बंद हो चुकी है। जब बरसात होती है तो पुल में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है और वैसे जो है पानी में जो जब बाहर निकलते हैं तो पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए अब करीब 2 सप्ताह का ही वक्त रह गया है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम केदारनाथ में किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ में प्रचार प्रसार करेंगे और इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें, केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज मुझे दस्ताना आ जाएंगे मेरे गले में। लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो जब 20 नवंबर को चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वो सीट मिलेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है। अल्मोड़ा के मौलेखाल में भीषण बस हादसा होने से 36 यात्रियों की जान चली गई थी और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोहाघाट डिपो की लोहाघाट से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस स्वाला के पास कोट अमोड़ी के पास प्रेशर पाइप फटने से उसका ब्रेक फेल हो गया और इससे बस में सवार 28 लोगों की जान खतरे में आ गई। जैसे ही बस में सवार यात्रियों को बस के ब्रेक फेल होने की जानकारी मिली, यात्रियों में हड़कंप मच गया। बिना ब्रेक के तेजी से ढलान की ओर बस बढ़ने लगी। बस के चालक नारायण दत्त ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को गहरी खाई में जाने से बचाया और बस को नाली में उतार दिया। इससे बस वहीं रुक गई और इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और इसमें मरचूला बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने इस मामले में रामनगर के सरकारी अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए वहां पर वो पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हुए विरोध की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध माहौल खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये मौका विरोध करने का नहीं बल्कि संवेदना व्यक्त करने का है। विरोध यदि था तो कभी भी किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से उन्होंने बात की और इस मामले में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। एक दो
दुखद घटना हुई सल्ट में, जिसमें 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। किसी ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने बच्चों खोए, किसी ने परिवार का मुखिया खोया, जिसमें 36 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। ऐसी दुर्घटना होना क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। ये अन्य कारण भी इसमें इसका संदेश बहुत जाता है कि पहाड़ों में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मैं उन परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन परिवारों को उनके न होने का दुख भगवान उनको झेलने की शक्ति दे। अल्मोड़ा के मुरचुला में हुई बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही अभी भी कई घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना की मुख्य वजह क्रॉस बैरियर का नहीं होना बताया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस जगह पर क्रॉस बैरियर लगाने का पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मार्च में ही इसे सैंक्शन दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उस जगह पर क्रॉस बैरियर नहीं लगा, जिसके कारण असमय ही 36 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि इसके लिए उन्होंने कमेटी का गठन किया है, जो 3 दिन में जांच कर बताएगी कि वहां पर क्रॉस बैरियर क्यों नहीं लगाया गया। लेकिन इससे एक बात तो पता चलती है कि राज्य में अधिकारी कितने लापरवाह और बेपरवाह हैं। अगर इसी तरह काम में लेट लतीफी होती रहेगी तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। ये बात सामने आई है कि वहां पे क्रैश बैरियर नहीं था, और फिर मैंने पता किया तो इसमें हमने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये वहां पे क्रैश बैरियर लगाए जाने का सैंक्शन दिया है। तो उस पर मैंने एक समिति गठित की है, जो अपर सचिव है हमारे पीडब्ल्यूडी के धीराज गर्ब्याल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उसमें चीफ इंजीनियर जो हेडक्वार्टर के हैं ओम प्रकाश जी, वो सदस्य हैं। 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने को कहा गया है कि जब यहाँ से स्वीकृत हो गया था, क्रैश बैरियर सैंक्शन था, पूरा रोड सेफ्टी के सारे काम, तो उसके बाद अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ, टेंडर क्यों लेट हुआ और काम क्यों नहीं हुआ। तो इस पे भी जांच करके 3 दिन में समिति बताएगी। और चीफ इंजीनियर को कल ही मैंने भेजा था साइट पे। चीफ इंजीनियर ने पूरे स्ट्रेच का निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट उन्होंने भी दी है। उनका कहना है कि सड़क की स्थिति संतोषजनक है, उसमें वैसे गड्ढे या ऐसी कोई चीज नहीं है। और अब एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का नई दिल्ली में लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। कहा, यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की गरिमा का प्रतीक। केदारनाथ उपचुनाव कारण स्टार प्रचारकों के होंगे तूफानी दौरे। सीएम से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की होंगी जनसभाएं। कांग्रेस ने भी कसी कमर। रुड़की पहुंची 3 सदस्यीय जांच समिति की टीम। निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिरने का मामला जल्द उच्च स्तरीय अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। लोहाघाट डिपो की रोडवेज का ब्रेक फेल। चालक की सूझबूझ से 28 लोगों की बची जान। हाल ही में अल्मोड़ा में बस के खाई में गिरने से हुई थी 36 लोगों की मौत। और उधम सिंह नगर में 85 लाख कीमत की स्मैक बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एएनटीएफ की कार्रवाई। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।